नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आपका शहर आपकी खबर में। आज हम बात करेंगे संभल, अजयगढ़ और भीकनगांव की। उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां जामा मस्जिद के सर्वे से नाराज उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी। रविवार को संभल में सर्वे का विरोध करने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर पत्थरबाजी के बीच जमकर उपद्रव और आगजनी देखने को मिली। इस घटना के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। क्या कुछ माहौल फिलहाल संभल में देखने को मिल रहा है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। मस्जिद के पास सर्वे के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पहले नारेबाजी, फिर धक्का मुक्की, पुलिस का लाठीचार्ज, फिर भीड़ ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। हिंसक भीड़ ने मचाई भारी तबाही। हिंसा की आग में जल गए कई वाहन। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। हिंसा में 3 नौजवानों की मौत। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हरिहर मंदिर के ऊपर 15वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के दावे को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 नवंबर को सिविल जज आदित्य सिंह ने सर्वे के आदेश दिए। रविवार सुबह के समय सर्वे की टीम जब दूसरी बार सर्वे करने पहुंची तो वहां हिंसा भड़क उठी। पुलिस की तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से हमने जो फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी, उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर्वे के विरोध में हजारों की भीड़ जमा हो गई और एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस छोड़े, फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। काफी देर तक पत्थरबाजी चलती रही। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, साथ ही पुलिस के वाहनों को भी जला दिया गया। की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था, उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। संभल में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। 3 पक्ष आमने सामने थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखेंगे पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है, जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है
कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखें। वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार जानबूझकर बिना तैयारी के सर्वे क्यों कराया गया, ताकि माहौल खराब किया जा सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस इलाके में हिंसा हुई वो इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका है। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के अपने तर्क हैं और सियासतदानों के अपने, लेकिन सवाल ये है कि नौजवानों को पत्थर उठाने के लिए कौन उकसा रहा है? क्या पुलिस की तैयारी पूरी थी? सर्वे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो किस हद तक जायज है? तो ये हालात है संभल में, और विस्तार से जानेंगे। दुर्गेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, रविवार को ऐसे हालात क्यों बने, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन जो एक बड़ा सवाल वो ये उठ रहा है कि जब 19 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद जब 22 तारीख को सर्वे हो चुका था तो 24 की सुबह 6:30 बजे वहां पर सर्वे टीम क्या करने पहुंची थी? चलिए, दुर्गेश डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और एक सघन इलाका जहां पर बना शाही जामा मस्जिद, जिसके सर्वे को लेकर एक टीम वहां पर पहुंची थी, जो कमेटी गठित की गई थी वो वहां पर सर्वे करने पहुंची। इसी बीच वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी चली। नारेबाजी के बाद वहां पे पत्थरबाजी हो गई और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो है पूरा सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये भीड़ वहां पे इकट्ठा की गई थी और उसके बाद जो हालात बने वो तो हम इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सबसे पहला सवाल यही कि कोर्ट के आदेश के बाद जब 22 को पहला सर्वे हो गया था तो दूसरा सर्वे क्यों किया गया? सुबह 6:30 बजे के समय वहां पर सर्वे टीम पहुंची थी, क्या इन सवालों के क्या जवाब है? जी, मैं आपसे एक बता दूं, हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय में जो बाद में दायरा किया गया था उसमें उन्होंने हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। न्यायालय और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दिया। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर की मस्जिद में पहुंचकर सर्वे भी किया था। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी। कोर्ट कमिश्नर को 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी थी जी, और उसके बाद में 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ था। स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई थी। उस दिन हिंसा और किसी भी तरह की आगजनी की नौबत नहीं आई थी। यही तो सवाल है दुर्गेश की 22 तारीख रविवार को ऐसे हालात 24 को क्यों बने कि वहां पर इस तरह की हिंसा भड़क उठी? इसी को लेकर तो सवाल है कि वहां पर सर्वे करने के लिए दूसरी बार टीम क्यों पहुंची जब सर्वे पहले ही हो चुका था। अखिलेश यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि चलिए आप सर्वे करने पहुंचे भी थे तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? जी, जब दूसरी बार सर्वे करने पहुंची टीम उसके बाद ही लोगों का जमा मस्जिद के आसपास जुड़ना शुरू हो गया था।
दो से 3 घंटे तक आग जमी हुई और पत्थरबाजी जिसके बीच हालात निरंतर पाया गया था। जब वहां पर नगर पालिका की टीम बस सफाई करने वाली कम से कम 4 या 5 ट्रॉली ईंट व पत्थरों से कलेक्ट की गई थी। तो दुर्गेश, मतलब पूरी रणनीति के तहत जो है ये पूरा हमला जो है प्लान किया गया था। जी वहीं एसपी का कहना है जामा मस्जिद के सर्वे के लोग लेकर कोर्ट कमिश्नर के साथ पहुंचे थे। इसी दायरा इन्होंने केस इनको घेरा जाए। खुद एसपी के द्वारा बताया गया था कि टारगेट जाने की सर्वे करने की गई टीम को ही टारगेट बनाया गया था। दुर्गेश, अंजने कुमार जो कमिश्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक साधारण सर्वे था, अंदर जाकर सिर्फ चीजों को देखा गया और वीडियोग्राफी की गई। क्या गलत खबर लोगों के बीच में फैलाई गई? जी कहीं ना कहीं ये समाजवादी से पार्टी सांसद जियामान बर्क हैं, कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहे हैं भीड़ को भड़काने और उकसाने के मामले में। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है संभल कोतवाली देहात इलाके में। जी दुर्गेश, अभी तक पुलिस की कार्रवाई इस मामले को लेकर क्या निकलकर सामने आ रही है? कुछ गिरफ्तारियां तो कल हुई थी, लेकिन अभी क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? और इस वक्त संभल के अंदर खासतौर से जहां पर ये हिंसा भड़की थी वहां पर क्या हालात है? जी मैं बता दूं, इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि वीडियो CCTV कैमरों की निगरानी से जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, कोई भी SSP का कहना है कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सारे लोगों कम से कम 2500 लोगों की नाम से FIR दर्ज हुई है, बताया जा रहा है। दुर्गेश, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, ये कौन लोग हैं और किन हालातों में इनकी मौत हुई है? क्या इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण आया है पुलिस की तरफ से? जी इसमें 2 लोगों की 315 बोर की गोली लगने से मौत हुई है रिपोर्ट के अनुसार। जी और एक लोग का पोस्टमार्टम नहीं हुआ कराया है। परिवारजनों का कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, हम अंतिम संस्कार करेंगे। जी ये बड़ा जटिल मामला है। दुर्गेश, एक और सवाल। SP कृष्ण कुमार ने एक बात कही कि वहां पर काफ़ी सारी गाड़ियां जो हैं वो जला दी गई, लेकिन SP का ये कहना है कि ये जो गाड़ियां हैं वो टारगेटेड तरीके से जलाई गई, यानी कि सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियां थी उन्हें ही जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, उसके अलावा कोई वाहन जो है निजी वाहन क्षतिग्रस्त नहीं किए गए। क्या सच्चाई? जी मैं बिल्कुल बता दूं, कहीं ना कहीं जो लोकल की पुलिस थी वो उनकी गाड़ी थी, वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों से गए थे वहां पर, और वो एक टारगेट किया गया था। टारगेट करके पुलिस वालों पर एक तरफ हमला बोल दिया था। इस तरह से आपने देखा होगा, पूरी तरह से हमलावर थे ये लोग। जी चलिए, शुक्रिया दुर्गेश। तो संभल के ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो रखी है। जहाँ तक जानकारी अभी मिल रही है कि 4 लोगों की अभी तक मारे जाने की खबर है, काफ़ी लोग घायल भी हैं इस हमले में। बता दें आपको कि बहुत सारे पुलिसकर्मी भी इस हिंसा भड़की थी उसमें घायल हो गए थे, काफ़ी सारे निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वक्त पूरे इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है क्योंकि सभी गलियों को बैरिकेड कर दिया गया है। शाही जामा मस्जिद का ये जो इनिशियल सर्वे है वो अभी जानकारी मिल रही है कि उसे इनिशियल तौर पे पूरा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अब सिविल कोर्ट में 29 नवंबर को प्रस्तुत की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अजयगढ़ की, जहां सरपंच और सचिव ने मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। ग्राम पंचायत विकास से कोसों दूर है और बहुत ही खराब हालात है। केंद्र और राज्य सरकार गांव की सरकारों को विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट मुहैया कराती है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार गांव का विकास न करके अपने बैंक खातों की राशि का विकास कर रहे हैं। गांव के विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। ताजा मामला अजयगढ़ की ग्राम पंचायत देवगांव का। यहां सरपंच और सचिव ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायतों में आए दिन सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कुछ आरोप सच पाए जाते हैं तो कुछ आरोप जांच का विषय बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश आरोपों में सरपंच और सचिव दोषी साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला अजयगढ़ की ग्राम पंचायत देवगांव में उजागर हुआ, जहां सरपंच, सचिव और एक कथित नेता पर पंचायत के निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे।
ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव ने मनरेगा से 8,39,000 की राशि सड़क निर्माण के नाम पर स्वीकृत करवाई थी। सड़क के नाम पर केवल 10 से 15 ट्रॉली ही मुरम डाली गई और शासन की पूरी राशि गबन कर दी गई। वहीं जिस जगह पर मुरम डाली गई है वह जगह शासकीय नहीं बल्कि पट्टे की भूमि है, जिससे साफ है कि सीधे तौर पर भूस्वामी को निजी रूप से लाभ पहुंचाया गया। शेड्यूल सड़क के निर्माण से बनाई गई है और हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है कि इस सड़क में मिट्टी पड़ी ही नहीं है, सिर्फ 10 ट्राली मुरम डाल के लीपा पोती कर दिया गया है। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को भी दी है, कोई सुनवाई नहीं, न कोई कार्रवाई हुई है। और हम फिर से यही अपील करते हैं कि एक बार चेक करके और कानूनी कार्रवाई करें। देखने में तो कुछ नहीं बनी है, रोडें नहीं बनी क्या है, हैं? उसी तरह दिखाई दे रहे हैं गड्ढे वड्ढे। अच्छा, 10 चक्कर मुरम डला के लिपा पोती करके पूरा पैसा खा लिया गया और कुछ नहीं है। 2000 का 3 काम भार मतलब से बताऊँ तो 4 ट्राली बारू डालवा गई है मुरम, बस JCB से तूल ताल करवा के बस सही करवा दिया, कब बन गई 8 लाख को हो गया। अच्छा, अब ये हमें पता नहीं कि निकला पैसा कि ना निकला, कि मान लो शासन से नहीं निकला है कि मतलब इन्होंने खा लिया है। रोड में कोई विकास नहीं हुआ, ना कुछ डला है इसमें, ना कुछ बना है। इतने बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी जब पंचायत के पंच और ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध जताया, लेकिन फिर भी सरपंच और सचिव के हौसले बुलंद रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिला पंचायत CEO और पन्ना कलेक्टर से शिकायत की। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद कोई भी अधिकारी गांव में सड़क निर्माण की जांच करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद फिर ग्रामीणों ने जिला पंचायत CEO से शिकायत की और उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण थक हार कर शांत बैठ गए। जो संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री हैं और सहायक यंत्री हैं उनको ये तथ्य बताए जाकर जानकारी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि क्या निजी भूमि पर बनाई गई है तो क्या उनसे दान पत्र कराए जाकर सहमति ली गई है या नहीं। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद भी सरपंच सचिव पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में जिले के आला अधिकारियों का भी हिस्सा है। अजयगढ़ से अनादि टीवी के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये है सड़क के हालात। हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप शुक्ला। संदीप, 8,39,000 से ये कैसी सड़क बनाई गई है कि बस 15 जो है ट्रक मुरम डाल के वहां से चले गए, और इस मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आज से 4 माह पहले करीबन मनरेगा के तहत एक सुदूर सड़क का सरपंच सचिव ने स्वीकृति ली थी और जिसमें 8,39,000 रुपए की शासकीय राशि को सीधे सीधे इन्होंने गमन किया है और निर्माण कार्य के नाम पर 10 से 15 ट्रॉली मुरम डाल करके और पैसा का गमन कर लिया। जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों व ग्राम के पंचायतों द्वारा कलेक्टर, जिला पंचायत, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की जब इस विषय में शिकायत की तो वो भी बचते नजर आए। इसमें जांच का हवाला देकर के मामले को दबा दिया जाता है, लीपापोती कर दी जाती है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं, ये है देखिए अभिषेक लाइव तस्वीरें की ये है 8,39,000 की सुदूर सड़क जो 3 माह में ढह गई है। यह है सड़क, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं, ये है सड़क जो 3 माह में ढह गई है और इसमें भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी एक जांच का हवाला देकर के बार बार इस मामले को दबा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की भी इसमें कमीशनखोरी का हाथ है। हमसे संदीप, क्या इस तरह के भ्रष्टाचार और भी मामलों में हुए हैं? और जरूरी सवाल ये भी है क्योंकि तय नियम के अनुसार तो इंजीनियर के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद जो है अमाउंट जो है वो रिलीज किया जाता है। यहाँ पर उन नियमों का पालन हुआ? कोई निरीक्षण करने भी आया? जब सड़क बनी तब की बात हो रही। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जब इंजीनियर से बात हुई अशोक प्रजापति जी से, उन्होंने सीधे अपने ही जवान पर वो पकड़ गए कि मैंने पैसा निकाल लिया, मूल्यांकन कर दिया। मैंने कहा जब सड़क नहीं बनी तो मूल्यांकन कैसे कर दिया? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहा। उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं अभी सड़क बनवा दूंगा, मुरुम डलवा दूंगा, इतना ही हवाला दिया। दूसरी तरफ इसी जो यहीं की ग्राम पंचायत की सरपंच, जो महिला सरपंच पुष्पा देवी है, उन पर भी फर्जी सरपंची करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
ग्रामीण फर्जी तरीके से सरपंची कर रही हैं, जबकि ये आदिवासी महिला नहीं है, किसी अन्य जात की महिला है। इनने फर्जी तरीके से जात प्रमाण पत्र बनवा करके आदिवासी का आरक्षित सीट में चुनाव हासिल की है और सरपंची कर रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो ये हालात है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और किसी को इस बात की परवाह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो। सभी अपने बैंक खातों के विकास में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है देवगांव की 8,39,000 की सड़क। इसमें सड़क कहाँ है और मिट्टी कहाँ है, इसमें फ़र्क करना ज़रा मुश्किल है। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 4 महीने पहले जिसे सड़क कह रहे हैं ये बन के तैयार हुई थी, जहाँ पर 15 ट्रैक्टर मुरम डालकर लीपापोती कर दी गई। चलिए अब बात करेंगे भीकन गांव की, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है जो अकेले छात्रा को पढ़ाने के लिए रोजाना स्कूल खोलते हैं। तो आपने कभी ऐसा कोई स्कूल देखा जिसमें केवल एक छात्रा हो और उस अकेले छात्रा को एक शिक्षक पढ़ाते हो? खरगोन के भीकन गांव विकासखंड में एक ऐसा ही स्कूल है जिसमें एक शिक्षक अकेले छात्रा को पढ़ाने के लिए रोजाना स्कूल खोलते हैं। ये स्कूल भीकन गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ग्राम छिरवा के राय सिंह आदिवासी फालिया में है। दरअसल छिरवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत बने तालाब के चलते ये पूरा गांव ही वीरान हो गया और सिर्फ एक ही परिवार अब यहाँ निवास करता है। अब ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बने प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं में एक छात्रा पढ़ने आती है। इसके लिए रोजाना एक शिक्षक आकर स्कूल खोलते हैं और उसे पढ़ाते हैं। बता दें कि भीकन गांव विकासखंड में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां बच्चों की संख्या 2.5 से भी कम है, 10 से भी, और इन्हें पढ़ाने के लिए 2 से 3 शिक्षक स्कूल में पदस्थ हैं। यहाँ पे 52 फालियाँ हैं, वहाँ पे 22 बच्चे दर्ज हैं और वहाँ पे 2 टीचर पदस्थ है और एक इधर राइसिंग फालिया है, वहाँ पे एक बच्चा दर्ज है और एक टीचर पदस्थ है। और यहाँ लालबेड़ा है एक, और लालबेड़ा में 23 बच्चे दर्ज है और 2 टीचर पदस्थ है। और एक कलियावलिया है जहाँ पे 5 बच्चे दर्ज है और 2 टीचर पदस्थ है। ये राइसिंग फालिया में एक बच्चा और एक टीचर है। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो बच्चा? वो 5वीं में। नियमित स्कूल आ रहा है वो? हाँ, आता है। शासन स्तर से हमारे से जानकारी इनकी चाहिए गई थी कि इनको मर्ज करने के लिए जो भी जानकारी उन्होंने मांगी थी, हमारे द्वारा वो जानकारी इनको शासन को उपलब्ध करा दी गई है। अब जो भी शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई। चलिए, भीकन गांव से हमारे सहयोगी दिनेश गीते हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक छात्रा स्कूल आती है, उसे टीचर आके पढ़ाता है, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही छात्रा है, इसे क्या अच्छी तरीके से देखा जाए या फिर माना जाए कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है लापरवाही हो रही है? जी अभिषेक, मैं बता दूं, भीकन गांव विकासखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है, यहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते एक तरफ तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, भवनों की कमी के चलते प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय जो है उनका एकीकरण करके पहली से 8वीं तक के बच्चों को एक ही जगह पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो वही दूसरी तरफ ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या नगण्य है, 1, 2, 5, 10, 15, 20 इस टाइप के बच्चे हैं। और वहाँ पर शिक्षकों की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चों से अधिक कई स्कूलों में 5 बच्चों पे 2 शिक्षक है, कहीं 1 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक है, कहीं 12-13 बच्चों पर 2-3 शिक्षक है। ऐसी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। लेकिन जवाबदार जो अधिकारी है, यहाँ के बीआरसी हो, चाहे संकुल प्रभारी हो, चाहे वहाँ के जन शिक्षक हो या यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हो, विकास शिक्षा अधिकारी हो, ये कभी मॉनिटरिंग करने नहीं गए। हमें ऐसा लगता है कि जिस स्कूल का हमने विगत दिनों भ्रमण किया था और देखा था कि एक बच्ची कक्षा 5वीं में पढ़ती है और पहली से 4वीं तक तो वहाँ बच्चों की संख्या 0 है और उसको एक शिक्षक पढ़ाते हैं। 5वीं तक पढ़ती है लेकिन उसको प्राइमरी वर्णमाला के अक्षर तक पढ़ने का ज्ञान तक नहीं है और उस शिक्षक को शासन ने निर्वाचन कार्य में भी लगा रखा है। तो वो दिनेश, मेरा सवाल यह है, समय थोड़ा सीमित है, कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो अलग अलग स्कूल हैं, इनके बीच में दूरी कितनी है? क्या इन्हें संविलियन करके नहीं पढ़ाया जा सकता? क्या बच्चों को दूर पड़ेगा वो स्कूल अगर वहां पे इनका संविलियन कर दिया जाता है? जी, पिछले समय में कुछ जो मुख्यालय की स्कूलें हैं माध्यमिक,
और प्राथमिक उनका तो संविलियन कर दिया गया, लेकिन जो दूर दराज के वन अंचल के जो विद्यालय है जहाँ प्राइमरी स्कूल थी और माध्यमिक विद्यालय नहीं थे, ऐसे विद्यालयों को मर्ज करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और स्थिति ये है कि कहीं पर बच्चे कम है तो शिक्षक ज्यादा है, और कहीं पर स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर शिक्षक कम है और बच्चों की संख्या अधिक है। तो दिनेश, ये 5वीं की जो छात्रा है, इसके पास 5वीं अगर वो पास कर जाती है तो उसके बाद क्या विकल्प है उसके पास? 6वीं के लिए कहाँ जाएगी फिर वो? 5वीं की परीक्षा होने के बाद 6वीं के लिए उसको कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर दूर पास में एक छिरवा माध्यमिक विद्यालय, वहां पर पढ़ने जाना होगा। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो ये स्थिति है, ये मामला दरअसल एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक शिक्षक एक छात्रा को पढ़ा रहा है। कम से कम गनीमत है कि एक शिक्षक मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल भी है कि अगर 2.5 किलोमीटर में एक माध्यमिक शाला है और वहाँ पर बच्चे हैं तो सभी को एक जगह रखकर और जो दूर दराज में एक आध टीचर पढ़ा रहे हैं उन सबको एक साथ लाकर बच्चों को और बेहतर सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि माध्यमिक जो शाला है उसकी दूरी कुछ 2.5 किलोमीटर है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति बन रही है जहाँ शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा और इसके चलते जो संसाधन है उसका नुकसान हो रहा है। आपका शहर आज की आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।